कैसे हैं बच्चों? इतिहास मीन्स हिस्ट्री की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जल्दी जल्दी देखिएगा, यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे इंडस वैली एंड वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? तो इंडस मतलब यहाँ पे हम सिंधु की बात कर रहे हैं। सिंधु, सिंधु घाटी। घाटी आप समझते हैं, एक नदी के किनारे कुछ ऊंची नीची जगह, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं वैदिक मतलब वेदों की बात कर रहे हैं, वेद। तो वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बार हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। और फटाफट देखते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें दिए होंगे, बहुत से टर्म दिए होंगे, पर जो भी नहीं समझ में आएगा हम आपको वो अच्छे से समझाएंगे। तो इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन मतलब हमारे पास अगर हम देखें जो सभ्यताएं थी वो कैसे विकसित हुई और कैसे हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और प्लस अगर हम बात करें इंडस वैली, वैली मतलब हम सिंधु घाटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको खुद ही पता होगा कि भाई जितनी भी सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे ही बसी हुई है। चाहे अगर हम अब बात करें भारत में, चाहे कोई भी अगर हम शहर की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, लखनऊ गोमती नगर है तो दिल्ली कहीं ना कहीं यमुना नदी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग शहर अगर आप देखें तो नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं, क्योंकि नदी है तो पानी है, पानी है तो सभ्यता जीवित रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चीजों को देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन one of the earliest and major civilization in the world, along with the civilization of China, Mesopotamia and इजिप्ट। अब इजिप्ट की अगर हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं तो इजिप्ट तो आप समझ गए होंगे ना किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिस्र की बात कर रहे हैं। और मिस्र की अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, मतलब इजिप्ट की कैपिटल की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम काहिरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन है जो आपने देखी होंगी। मेसोपोटामिया भी सुना होगा, कहीं ना कहीं चाइना का भी सुना होगा नाम, और कहीं ना कहीं मिस्र का भी नाम सुना होगा, ठीक है। मिस्र के बारे में जब आप सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मम्मी नाम की पिक्चर देखी होगी, हॉलीवुड मूवी देखी होगी, तूतेन खामेन का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, ठीक है। इसी तरह से भारत में अगर हम देखें बहुत पुरानी और बहुत ही विस्तृत मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े स्वरूप में देखा जाए तो एक सिविलाइजेशन मिली, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कहना फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। वह सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे एक विस्तृत सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसी को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? तो अगर हम लोग यहाँ पर चित्र को देखते हैं तो भाई हमें नदी तो दिख ही रही है, नदी दिख रही है यहाँ पर, और ये इंडस वैली पर यहीं पे छोटा सा एक हड़प्पा गांव है। हड़प्पा गांव एक छोटी सी एरिया जिसके किनारे कहीं ना कहीं पहली बार एक सिविलाइजेशन देखने को मिली, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? उस जगह के अनुसार ये पहला नाम पड़ा। पर नदी कौन है? सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी की हम बात करें, सिंधु नदी सिविलाइजेशन ही बोला जाता है। बट अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम दूसरी नदी की भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे है। वो कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ पर देखिएगा, हम उस रावी नदी की भी बात करते हैं, रावी नदी की भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये देखिएगा यहाँ पे रावी नदी की बात भी करेंगे, ठीक है। तो भाई बहुत सारे नाम है यहाँ पर, कौन सी चीजें हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम चलते चले जाएं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी देख रहे हैं, देखिए नदी वही है, मोहनजोदारो भी देख रहे हैं, गैनारवाली देख रहे हैं, राखी गढ़ी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं यहाँ पर। तो इन चीजों को हम देखते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, कवर मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक मॉडर्न एज, जैसे आपको पता ही है हिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो एक पर्टिकुलर 3 भागों में बांटते हैं। तो हम लोगों ने देखा भाई, एक एंशियंट हो गया, एक मिडवेल हो गया, मॉडर्न। तो मतलब हम लोग आज के समय में देखें तो यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका विस्तृत रूप मतलब कहाँ तक इसका फैलाव हो चुका है? तो भाई आप देख रहे हैं, कवर मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, मतलब 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एस्टिमेट टाइम बिटवीन
2700 BC 1900 BC, मतलब ये टाइमिंग कब की बता रहे हैं, जब ये खोज हुई, ये सारी चीजें आई। तो आप खुद ही देख रहे हो ना कि हम लोग बात कर रहे हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म के पहले का जो समय हम लोग बात करते हैं ना, क्योंकि हम लोग इस समय क्या बोलते हैं, ये तो भाई बिफोर क्राइस्ट हो गया, तो हम लोग बात करते हैं ना ईसा पूर्व की। पर हम लोग इस समय क्या बोलते हैं, एडी, एनो डोमिनी, आफ्टर दैट, बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग बच्चों बात करें, तो ये देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एडी, तो एस्टिमेट टाइम बिटवीन 2700 बीसी एंड 1900 बीसी। अब यहाँ पर अच्छे बच्चों कुछ और चीजें देख लेते हैं जल्दी से आगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं साइलेंट फीचर, कुछ फीचर्स देख लेते हैं, कौन सी चीजें हैं, इन चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों बात करें, टाउन प्लानिंग के बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखिए टाउन प्लानिंग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है बिगिनिंग ऑफ द सिटी लाइफ, द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू अपर पार्ट नॉन ऑफ द, ठीक है, सीटल एंड लोअर टाउन ईस्ट, ठीक है, तो सीटल एंड लोअर टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वेस्ट और ईस्ट देख रहे हैं, प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम था, मतलब प्रॉपर नालियों का सिस्टम था, पानी निकासी, जैसे नालियां बनी होती है, पानी निकल जाना चाहिए, तो सारी चीजें थी। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर मतलब खेती की, खेत, तो यहाँ पे देखिए सॉइल वॉज फर्टाइल, वुडन प्लग, फर्स्ट इन द वर्ल्ड द प्रोड्यूस कॉटन, मतलब कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पे हम लोग कॉटन मतलब ऊन, ऊन समझते हैं ना, ठीक है, रुई जिसे आप बोलते हो कॉटन, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं यहाँ पर फटाफट। रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक चीजों के बारे में भी देखते हैं। रिलीजियस बिलीफ क्या था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब चाहे वो मेल की बात कर रहे हैं चाहे फीमेल की बात कर रहे हैं, गॉड्स वेयर वर्शिप्ड, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के तरह भगवान थे जिनकी हम लोग पूजा करते थे। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्नान घर था, जहाँ पे सारे लोग अपने कर्म कांड करते थे, पूजा स्थल करते थे, नहाते थे, धोते थे, और बहुत सारे साफ सफाई के काम भी होते थे। एक सील मिली जिसमें पशुपतिनाथ, मतलब जिनको हम लोग शंकर जी बोलते हैं, महादेव जी बोलते हैं, तो पशुपतिनाथ की एक सील भी मिली, जो यहाँ दिखाती है कि किस तरह से किसकी पूजा होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और चीजें बच्चों फटाफट। हड़प्पा, हड़प्पा जो इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान डिवाइडेड पार्ट फॉर इंडिया। अब यहाँ पे देखिए 1947, 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले एक दिन पहले 14 अगस्त, 14 अगस्त मतलब दिन बृहस्पति था, और 15 अगस्त दिन फ्राइडे था। अगर हम इसकी बात करें बच्चों यहाँ पर, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा एक दूसरा पार्ट बन गया, भारत से निकला हुआ पार्ट पाकिस्तान, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर। यहीं पे पहली बार, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था किसी कारणवश, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, तो पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 से 1923 के बीच में खोज करी कि यहाँ पे जो उस सभ्यता की खोज करी कि जहाँ पे लोग का घर, मकान, ईंट, नली, खांचे सांचे सब निकले हुए थे। इसके पहले भी अगर देखा जाए, तो जब पहली बार रेलवे ट्रैक डाले जा रहे थे, आपको पता ही होगा 1853 के आसपास की समय है, तो दो बंधु थे, पलटन बंधु कह सकते हैं, तो वहां पे दो बंधु थे जिन्होंने यहाँ पे कुछ खोज देखी थी कि हाँ कुछ चीजें निकल रही हैं, पर कहीं ना कहीं वहां पे चीजें वो दब गई और आगे ज्यादा प्रकाशित नहीं हो पाई। बट पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो इस चीज में दयाराम साहनी का काफी योगदान रहा। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, तो पहली बार अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो रावी नदी के किनारे इसकी एक खोज हुई। 6 लार्ज ग्रैनरीज ऑफ इन बोरिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा, क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे, रावी, इस समय कहाँ है, तो पाकिस्तान।
खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ध्यान दीजिएगा, बाकी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो, पाकिस्तान। मोहनजोदारो जो पार्ट है, जो एक विकसित पार्ट था, सिंधु नदी का ही पार्ट है, तो वो भी इस समय पाकिस्तान में है। माउंट ऑफ डेथ, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि माउंट ऑफ डेथ किस सिविलाइजेशन को बोलते हैं, तो मोहनजोदारो, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, इसको किसने, तो आर डी बनर्जी 1922, आर डी बनर्जी 1922 ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो ये भी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे का ही क्षेत्र था। लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन, और कहीं ना कहीं अगर हम एक इस सभ्यता की बात करें तो ये सबसे बड़ा एरा था, सबसे बड़ा एरा था ग्रेट बाथ, जहां पे ही सबसे बड़ा स्नानागार मिला, पशुपतिनाथ की सील मिली, और बहुत ही बड़ा सभागार मिला। सभागार मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा सारे बच्चे। कालीबंगा, अब एक और क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। कालीबंगा, कैसी ईंट थी, पकी हुई ईंट थी, कच्ची ईंट थी। यहाँ की नालियां भी आप देख सकते हैं, यहाँ की नालियां भी आप देख सकते हैं, ईंटों का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। कालीबंगा जो कहीं ना कहीं राजस्थान में है, डिस्कवर्ड बाई, मतलब किसने खोज करी, बीबी लाल 1961, बीबी लाल 1961, आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब आजादी के बाद। रिवर घग्गर, तो अगर पूछा जाए कालीबंगा जो खोज की गई वो किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बच्चों, घग्गर नदी के किनारे है। वुडन प्लग, फायर एंड कैमल बोन, मतलब यहाँ पे ऊंट के हड्डियां वड्डियां देखी गई, लकड़ी के भी कुछ काम पाए गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कालीबंगा में देखा गया। ठीक है, कालीबंगा जो चूड़ियों के लिए, काली चूड़ियों के लिए भी फेमस है। कालीबंगा, बंगा मतलब बंगा जैसे ही नाम आए तो आप ध्यान रखिएगा, चूड़ी होने की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इन चीजों को नोट करते रहिएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। और ये सब चीजों से ही पता चलता है कि उस समय किस जगह पे क्या क्या चीजें देखने को मिली। ऊंट के कुछ हड्डियों के स्रोत मिले, जिससे लगता है कि भाई क्या चीजें थी, क्या नहीं चीजें थी। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। लोथल, लोथल जो गुजरात का पार्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोथल, इसको सर्च सर्च आउट किया, इसको खोज करी, इसको कहीं ना कहीं देखा, तो ये एस आर राव है 1954, एस आर राव 1954 ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा। ठीक है, कई लोग इसे भोगवा बोलते हैं, कुछ लोग भोगावा बोलते हैं। ठीक है, तो भोगवा, राइस हस, मतलब कहीं ना कहीं राइस मतलब चावल की भूसी प्राप्त हुई। चावल की भूसी, चावल की भूसी आप समझते हैं ना, इससे पता चलता है कि यहाँ पे चावल की खेती वगैरह भी कुछ रही होगी। डॉकयार्ड सिटी मतलब जहाज, जहाज होते हैं ना, जहाज। डॉकयार्ड सिटी, क्योंकि गुजरात की बात आप कर ही रहे हैं तो जहाजों की बात भी होगी यहाँ पर। तो डॉकयार्ड सिटी ऑफ द सिविलाइजेशन। दूसरा है धौलावीरा, धौलावीरा भी कहाँ है, गुजरात। डिस्कवर्ड बाई जेपी जोशी 1967-68। ठीक है, तो भाई इसको भी डिस्कवर किसने किया था, तो जेपी जोशी। सिचुएटेड द बैंक ऑफ रिवर लूनी, अब ये किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लूनी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लूनी नदी की। यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरह से पानी के निकास का तरीका देखा गया। राखी गढ़ी, अब राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो राखी गढ़ी ये हरियाणा का पार्ट है, हरियाणा। ठीक है, दिल्ली के पास हरियाणा का पार्ट है। तो आप पहले आप देख ही रहे हैं, ये लोथल पार्ट गुजरात का हो गया, ये हरियाणा का पार्ट हो गया, जो काफी हिस्से मिले और काफी बड़े बड़े हिस्से मिले। मोस्ट रिसेंट साइट, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट साइट इंडिया क्यों बोली जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो पार्ट वगैरह तो पाकिस्तान चला गया, जिसकी वजह से ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया है राखी गढ़ी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से।
और समझिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वेद, वेद मतलब वह कल्चर जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्ञान, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों को विकसित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेद। वैदिक सिविलाइजेशन, वेदों की सभ्यता, कौन कौन से वेद आए जिससे हम लोगों ने आगे पढ़ा और बढ़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बच्चों यहाँ पे बात करें तो लिखा है इट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन। जो नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन थी, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है भाई। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जाने के बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हम कब कब की बात कर रहे हैं, तो एक्साइटेड बिटवीन 1500 बीसी एंड 600 बीसी, क्योंकि इसके जाने में बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये सभ्यता 1000 साल के आसपास चली, जो कहीं ना कहीं प्लेग जैसी बीमारी या आंधी तूफान बाढ़ बहुत चीजों की वजह से खत्म हो गई थी। पर उसके बाद अगर देखें तो 1500 बीसी एंड 600 बीसी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे लिखा है द वेदास आर द कंपोज्ड इन दिस पीरियड। तो यह जो पीरियड है वेदास की, जो वेद थे हमारे, जो 4 वेद होते हैं, आप खुद ही जानते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें, ध्यान से समझिएगा, वेदों की वजह से, इन वैदिक वैदिक कल्चर की वजह से ही इसे ही हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस, इंडो आर्यंस, ठीक है। आर्यंस के द्वारा लाया गया इंडो आर्यन। अब ये आर्यन कहाँ से आए, तो माना जाता है कि ये हिंदू कुश पर्वत में कुछ दर्रे थे, जिनकी रास्ते थे, जिसकी वजह से वहां से आए, ठीक है। आर्यंस वेयर सेमी नोमैडिक पास्टोरल पीपल, मतलब ये कहीं आर्यन कौन थे, तो आर्यन भी क्या थे, सेमी, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये भी एक खाना बदोश देहाती, देहात से जुड़े हुए और पढ़े लिखे भी थे। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं थे, बट कहीं ना कहीं सेमी, मतलब थोड़े पढ़े लिखे भी थे, थोड़े आधे पढ़े लिखे नहीं भी थे। एक देहाती कल्चर निभाते थे जिसमें वो कहीं ना कहीं खेती भी करते थे, तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, धर्म की तरफ बढ़ते थे, कहीं ना कहीं वेदों को पढ़ाते थे, यज्ञ हवन भी करते थे। तो बहुत सारी चीजें थी ऐसी, तो इसीलिए बोला गया है सेमी नोमैडिक कोस्टल पीपल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आगे, तो वैदिक में ही द वर्ड वेदा, वेदा देखिएगा, वेदा मूवी मत देखिएगा, वेदा केम फ्रॉम विद, विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक धार्मिक नॉलेज की तरफ बात कर रहे हैं। जो वेदों को पढ़ने से अपने धर्म की नॉलेज होगी कि कौन कौन से हमारे श्लोक थे, कौन कौन से हमारे भजन थे, कौन कौन से हमारे अलग अलग जिनको करने से हम लोग यज्ञ हवन करते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। द 4 वेदास आर ऋग्वेद, सबसे अगर पुराने वेद, ओल्ड ओल्ड वेद की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ है ऋग्वेद, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे पुराना जो वेद था, ओल्डेस्ट, was composed during the early Vedic age, सबसे शुरुआत में सबसे पहले जो कंपोज किया गया वो वैदिक वेद कौन था, ऋग्वेदा था। अब ऋग्वेदा की तो बात हो गई, द अदर 3 वेयर रिटन इन द लेटर वैदिक एज, ठीक है। ऋग्वेदा की बात करें, दिस इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, इन कंटेन्स 1028 hymns, मतलब 1028 भजन या श्लोक बोल सकते हैं, ठीक, जिसमें थे 1028। अब यजुर्वेद की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर यजुर्वेद डील विद द रिचुअल परफॉर्मिंग। अब यजुर्वेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिचुअल परफॉर्मिंग, ठीक है। इसमें भी धर्म से जुड़ी हुई चीजें थी, श्लोक थे, बहुत सारी चीजें थी। अब साम वेदा, साम, साम मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं म्यूजिक, गाना,
नृत्य, डांस की बात कर रहे हैं, तो इंडियन म्यूजिक इज सेड टू बी ऑर्गेनाइजेटेड फ्रॉम सामवेदा। अगर हम लोग भारतीय नृत्य की बात करते हैं, सॉन्ग की, गाने की बात करते हैं, तो वो हम कहाँ पाते हैं? सामवेद में। चौथा जो था अथर्ववेदा, तो ये अथर्वा ऋषि के द्वारा ही लिखा गया था, इसीलिए अथर्ववेदा भी बोला जाता है। ये कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते हो ना, काली शक्तियां, काला जादू, जो जादू टाइप के होते थे, मैजिक टाइप की चीजें होती थी, कंटेन स्पेल एंड मैजिकल फार्मूलाज। मतलब कहीं ना कहीं आज भी आपने देखा होगा, कई सारी चीजें देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, सीआईडी देखते हैं, काला जादू जैसी चीजें सुनते होंगे, बंगाली जादू जैसा सुनते होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो जादू वाली चीजें थी, वो कहीं ना कहीं किसमें पाई जाती है बच्चों? अथर्ववेदा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। इंग्लिश पार्ट आपके लिए परेशानी का सबब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल लेटर लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं अर्ली वैदिक फेसेस, मतलब कब से कब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 1500 बीसी, मतलब 1000 बीसी। ठीक है, मतलब ये जो 500 साल का एरा था, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वैदिक काल, तो वैदिक जो काल था ना, उसमें जो कालों को बांटा गया है, 500 साल इधर, 500 साल इधर का। तो यहाँ पे जो अर्ली वैदिक काल है, इसको ध्यान रखिएगा। इनिशियली आर आर्यन सेटल इन द लैंड नोन एज, ठीक है, सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मोनार्की था। ठीक है, ट्राइबल असेंबलीज वेर कॉल्ड सभाज एंड सम्मित। ठीक है, तो जितना भी ट्राइबल एरिया था, देहात का था या आदिवासी एरिया था, उनके लिए भी अलग अलग क्या असेंबलीज, मतलब सभाएं बनाई जाती थी। उन सभाओं में ही सम्मिट और सभाएं ऑर्गेनाइज करी करी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सोशल स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं ना, पार्शियल देख रहे हैं, रिस्पेक्टफुल पोजीशन फॉर वुमेन। जैसे आपने देखा होगा, गार्गी का नाम सुना होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लेडीजें थी जो सभा में आके बहस भी करती थी, बातें करती थी, डिबेट करती थी। जैसे आपने आजकल डिबेट देखा होगा। रिस्पेक्टफुल पोजीशन फॉर वुमेन, दे आर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभाज एंड समिट। ठीक है, monogamy was the participate, but the polygamy was allowed in the realty families. ठीक है, there was no child marriage, there was no child marriage। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, फटाफट देखते हैं और आराम से समझिएगा। कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है, बहुत ही आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब आर्थिक जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो कैसे थी? ठीक है, तो अभी मैंने बोला ना, पास्टोरल एक्टिविटीज। ठीक है, जो देहात की एक्टिविटीज थी, खाने पीने की थी, खनिज की थी, गेहूं चावल की जो व्यवस्थाएं थी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है लिटिल बिट, बहुत ही छोटी छोटी इंग्लैंड द एग्रीकल्चर, बहुत ही छोटे छोटे हिस्से के पार्ट के खेत बनाए जाते थे, जिनमें अलग अलग फसलें बोई जाती थी। प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ द कॉपर, आयरन एंड ब्रोंज वेयर इन यूज होता था। कॉटन एंड वूलन फैब्रिक्स, मतलब रुई वगैरह की खेती होती थी। ठीक है, इनिशियली ट्रेड वाज द बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपने सुना ही होगा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है ना कि अदला बदली सिस्टम, कि आप गेहूं के बदले चावल ले लो, चावल के बदले आप हमें गेहूं दे दो। आपने देखा होगा एक मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी, जिसमें आपने देखा था कि अदला बदली करके सिस्टम लेते थे। ठीक है, आपस में बांटना। बट लेटर क्वाइंस कार्ड, ठीक है, निष्का वेयर इज यूज। ठीक है, तो कुछ जगह निष्का जैसा कॉइन यूज होता था, बट बहुत सारे लोगों के पास कॉइन वाली फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो लोग बाटा सिस्टम यूज करते थे। जैसे आपने देखा होगा, अगर कुछ हमारी एज के लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि पहले हम लोग गांव में क्या करते थे। गांव में भाई बहुत सारे लोगों के पास पहले पैसा नहीं होता था, तो शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, पैसा नहीं होता था तो घर से एक छोटी सी कटोरी में गेहूं लेके आते थे और आइसक्रीम जैसी चीजें ले लेते थे। ठीक है, ज्यादा लाते थे तो 2 ले लेते थे, 8 ले लेते थे, 10 लाते थे। चाहे आप चावल दीजिए, चाहे गेहूं दीजिए, चाहे जौ दीजिए, चाहे बाजरा दीजिए,
मतलब सामान के बदले सामान आपको मिल जाता था, ठीक है। अब रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें तो दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, मतलब प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक चीजों की बहुत ही ज्यादा पूजा होती थी, धरती की पूजा होती थी। इंद्र, इंद्र भगवान, इंद्र भगवान को तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। थंडर was the most important that there were no temples and no ideal worship, मतलब कोई उस समय ऐसे मंदिर स्ट्रक्चर नहीं थे और ना कोई ऐसा आइडियल देखने को मिलता है यहाँ पर, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इंद्र भगवान की पूजा होती थी, ठीक है। इंद्र भगवान का डर पूजा तो आपने पहले भी देखी होगी, जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत ऊपर उठाया था अपनी उंगली पे, तब तक आपने देखा होगा। तो इंद्र भगवान का तो डर सबको सताता था, क्योंकि पानी नहीं बरसता था, ये चीजें होती थी, ऐसी चीजें। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटर वैदिक फेज 1000 बीसी, मतलब आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ पर 1000 बीसी एंड 600 बीसी। अगर इसकी हम लोग बात करें यहाँ पर, तो दे आर देन मूव ईस्टवर्ड। अब यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे महाजनपदा, महाजनपदा आपने देखा ही होगा, जिसका नाम सुना होगा, जैसे महाभारत काल में महाजनपद नाम के बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, पंचाल देश, ऐसी चीजें सुनी होंगी। वे एस्टेब्लिश सेक्रीफाइस लाइक अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ का, जिसमें घोड़ा वगैरह छेड़ते थे, घोड़ा छोड़ते थे कि भाई जहां जहां हमारा घोड़ा जाता है वहां पर अगर लोग हमारी अधीनता स्वीकार करते हैं तो हम, वो हमारे एज ए पार्टनर बन जाएंगे और हम उनका राज्य देंगे, बट उसके बदले वो टैक्स देंगे और साथ में अधीनता भी स्वीकार करेंगे, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, द वर्ण सिस्टम, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर हम सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांटा गया था। अब 4 भागों में ही अगर देखा जाए तो ये जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम आपने सुना ही होगा कि जो वर्ण सिस्टम होता था, वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम को यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है। ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका काम क्या होता था? देखिए, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं, समाज में अगर आज भी हम काम नहीं बांटेंगे तो फिर काम करेगा कौन, ठीक है। जैसे आजकल भी बहुत लोग जातिवाद सिस्टम समझते हैं, जातिवाद सिस्टम कोई नहीं होता है, ये वर्ग के हिसाब से डिसाइड किया गया हुआ काम है। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार, धार्मिक है, एक बार अगर हम बात करें, शंकर जी पार्वती आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि पार्वती जी बोली कि भगवान आपने कुछ लोगों को गरीब बना रखा है, कुछ लोगों को अमीर बना रखा है, ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी को अमीर बना दीजिए, सभी को अमीर बना दीजिए, सभी लोग आराम से जिएंगे। तो शंकर भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर सभी अमीर हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कहे नहीं नहीं आप करिए। तो कहा ठीक है, उदाहरण स्वरूप मैं एक गांव, एक ऐसा गांव जहाँ पे कपड़े धोने का काम कोई और कर रहा है, ठीक है, और मांस मछली का काम कोई और कर रहा है, कपड़े बेचने का काम कोई और कर रहा है, ठीक है, खेती करने का काम कोई और कर रहा है, सर्राफा मार्केट में सोनी ज्वेलरी का काम कोई और कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का काम कोई और कर रहा है। बट वहां पे क्या किया कि एक छोटे से गांव का एग्जाम्पल दिया, और वहां पे क्या किया, बहुत से सारे लोगों को वहां पे बहुत सारा धनवान बना दिया। मतलब सभी के घर में अगर 50 घर हैं, 50 घरों में सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। अब वहां पे सब अमीर हो गए। अब जब सब अमीर हो गए तो कौन किसका काम करे, कौन किसका काम करे? तो वहां पे जब सभी धनवान हो गए और सबकी कैटेगरी भी सेम हो गई, सबके सब अमीर हो गए, तो वहां पे कोई काम करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समाज को अगर हम कैटेगराइज नहीं करेंगे कि भाई किसका क्या काम है, जैसे अगर हम ब्राह्मण की काम बात करते हैं तो ब्राह्मण ने क्या, पूजा पाठ का काम किया, धर्म से संबंधित काम किया, पढ़ाने लिखाने का काम किया,
पहले क्या होता था, शासन होता था, साम्राज्य होता था, तो जो भी भाई राजा के पुत्र होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, गांव के लोग होते थे, जो पढ़ना चाहता था उनको पढ़ाने का काम ब्राह्मण करते थे। आप देखते होंगे चाहे कृष्ण हो, चाहे गरीब सुदामा हो, पढ़ते तो सभी लोग साथ ही में थे, ठीक है, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या होता था, छत्र संभालना, मतलब राजकाज संभालना, पूरे साम्राज्य को संभालना, कोई भी बाहरी ताकत है उनसे लड़ना भिड़ना, ये काम ही सारे कर दिए गए थे। अब पूरी मार्केट कौन संभालेगा, बाजार में अर्थव्यवस्था कौन संभालेगा, बाजार में भाई कपड़े भी बेचने हैं, ठीक है, और भी सामानों का सेल परचेज करना है, वो कौन करेगा, वैश्य करेगा, ठीक है। और जो हमारे समाज को स्वच्छ रखे, साफ सफाई देखे, साफ सफाई का काम करे, ठीक है, तो साफ सफाई का काम किसके कर दिया गया था, शूद्रों को कर दिया गया था। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर बांटा गया था, कोई जाति नहीं, स्ट्रक्चर बांटा गया था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग आए जिसकी वजह से लोग घृणित रूप में देखने लगे, ना तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी स्वच्छता अभियान चलता है, तो कोई झाड़ू अगर लगाता है तो क्या उसको गलत नजर से देखा जाएगा। आप अपना साम्राज्य साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। वही आपने विदेशों में देखते हो कि कहीं ना कहीं कोई गंदगी करने की जगह पे तुरंत जुर्माना पड़ जाता है, और हमारे भारत में अगर कोई साफ सफाई कर देता है तो उसको गलत समझा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वुमेन पोजीशन इन सोसाइटी लोअर, ठीक है, चाइल्ड मैरिज बिकम कॉमन, मतलब छोटे पे ही आपने देखा होगा बाल विवाह जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है। गोत्र सिस्टम स्टार्ट, अब बाद में फिर क्या हो गया, गोत्र सिस्टम स्टार्ट हो गया। देखिए गोत्र का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, गोत्र का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर गोत्र में ही शादियां लोग करते थे, ठीक है। उनसे क्या होता था कि एक साइकिल, ऐसी साइकिल होती थी कि अगर आपका गोत्र ऐसा है तो इस गोत्र से इस गोत्र में करेंगे, ठीक है, जिससे बहुत सारे शारीरिक प्रभाव पड़ने ना पाए, ठीक है। वो क्या होते हैं उन चीजों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रिलीजियस स्ट्रक्चर 1000 बीसी की, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको एक बार और देख लेते हैं। एग्रीकल्चर वाज द, ठीक है, चीफ ऑक्यूपेशन, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें एग्रीकल्चर ही मुख्य साधन था इन लोगों का। इंडस्ट्रियल वर्क, मेटल बेस्ड, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस। रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें तो नेचुरल फोर्सेस लॉस्ट द सिग्निफिकेंस एज गॉड, ये तो वही सेम है। दे वेयर रिप्लेस बाई प्रजापति एंड विष्णु, बट यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे जो पूजा पाठ था वो रिप्लेस किसने कर दिया, प्रजापति और विष्णु जी ने, ठीक है। तो इनकी पूजा पाठ भी होने लगी, शुरुआत हो गई, धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। देखिए ये इसे इसे ही हम लोग बोलते हैं कालखंड, क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, कालखंड। अब आगे देखते हैं, तो कालखंड तक हम लोगों ने सारी चीजों को समझा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छी से सारी चीजों को जानेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़िए, और इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, बाइलैंग्वेज है, स्ट्रक्चर इंग्लिश में है, पर आपको डेटा जो मैं बोलूंगा वो हिंदी में बोलूंगा। तो अगर चीजें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आपको और भी बेहतरीन डेटा दे सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।